नमस्कार सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है बागले साहब, बनीरा जी, मुरारका साहब और साथ ही किरण जी। चलिए स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में रहना हुए उन पर बात की जाए। ये जूट और पेपर स्टॉक्स अमरीश जी खरीदेंगे। आज खबरें बड़ी जबरदस्त है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बैन बंद 1 जुलाई से, 1 मई सॉरी। या क्लियरली आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट जो डिमांड है फॉर पेपर बैग्स, जूट बैग्स, कॉटन बैग्स, उसका शायद बढ़ सकता है। पर ये तो बोलना मुश्किल है कि स्पेसिफिकली किस कंपनी को शायद फायदा होगा, बिकॉज दैट आई थिंक हैज टू बी लुक्ड एट इन डिटेल। लेकिन एक बात तो है ना, देखिए एक बीजेपी का राज्य जो काम करता है उसको कुछ समय बाद दूसरे बीजेपी के राज्य भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और आप देखिए खबरें आई कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होगी, अब आई कि छत्तीसगढ़ में भी जी शराबबंदी होगी। तो शराबबंदी वाला फॉर्मूला सारे जो राज्य हैं वो अपना रहे हैं। पहले गुजरात बिहार ने अपनाया, केरला ने इसको आगे बढ़ाया। और शराबबंदी के चलते भी देखिए आज ये फिर से शेयर प्रेशर में रह सकते हैं। आप का क्या व्यू है? प्रेशर तो रहेगा, पर मुझे लगता है कि बड़ा क्रैश आ सकता है यदि पर्रिकर साहब डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर गोवा में हो जाए, मतलब बागले साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हो जाए तो बड़ा हंगामा हो सकता है। पर एटलीस्ट वन रिलीफ इज देयर कि बोथ एमपी और छत्तीसगढ़ में इन लोग बोल रहे हैं कि स्टेज वाइज करेंगे, फेज वाइज करेंगे। तो शायद आई मीन व्हेन दिस न्यूज डाइज डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, शायद हम लोग एक बाउंस बैक देखें ये सब स्टॉक्स में। बट पीपल शुड रिमेंबर दैट बाउंस बैक शुड बी यूटिलाइज्ड टू सेल, क्योंकि ये जो व्यू है आई थिंक दिस इज गोइंग टू रिमेन। उत्तर प्रदेश भी आगे आ रहा है। Absolutely. So I think it will get implemented in most of the BJP states. I think we should keep that in mind. बागले साहब बेच दे सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स दिस लेवल, एक बाउंस बैक तो आना चाहिए। आएगा। ओके, चलिए बाउंस बैक का इंतजार करें। अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है बागले साहब ने। चलिए के बाद छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। गोवा जब तक गोवा से होप्स बहुत है, लेकिन खबरें फिर वहां पे आ रही हैं फिर से। बीजेपी के जहां राज्य है, गोवा पे तो अगर गोवा पे हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी चीज है। केरला में भी देखिए टूरिज्म खूब होता था, और ऐसा नहीं है, लेकिन टूरिज्म को दांव पे रखकर वहां की सरकार ने किया। गोवा मेरे ख्याल से यूनियन टेरिटरी भी है ना, राइट? तो उस वजह से भी वहां पर आपको तो पता होगा। नहीं, यूनियन टेरिटरी नहीं है। अच्छा, दमन एंड दीव है। अच्छा, तो लेकिन टैक्सेस काफी कम है वहां पर लीकर में, राइट? कुछ बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। तो फिर बागले साहब गोवा जाना बंद कर देंगे, यहीं ज्यादा रहेंगे। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। इस वक्त 70 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, निफ्टी 10 अंक नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, और भारतीय एयरटेल 3% नीचे दिख रहा है। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है, कमजोर शुरुआत हुई है। 64, 62 थोड़े से नीचे खुलते हुए दिखे हैं। ग्लोबल चिंताओं के चलते यहाँ पर 12-13 पैसे के नुकसान के साथ आज भारतीय बाजार ने शुरुआत की है इस समय। नितिन जी, एक राय ली जाए आपसे यस बैंक और बैंक निफ्टी पर, क्या ट्रेड लेंगे? यस बैंक पर एक और दिग्गज सीएलए से बुलिश हो गया आज। आई मीन बुलिश तो पहले से थे, टारगेट बढ़ा दिए 1920 के किए हैं। आप क्या खरीदेंगे? यस बैंक ऑलरेडी 2-3 दिन पहले डेटा में भी हम लोगों ने बाई रिकमेंड दिया है। वो करीब 1585 के आसपास रिकमेंडेशन दे रखी है। उसका डेटा काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट रोलओवर्स के बाद से ही आप कंटिन्यूअस ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रहे हैं, और जो 1600 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था उसमें ब्रेकआउट कल परसों में ही हुआ। और स्टॉक में लग रहा है कि यहां से कम शॉर्ट टर्म में 60-70 रुपए की रैली बननी चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, और कल भी हम लोग देख रहे थे कि सारे के सारे बैंकिंग में बाइंग थी, तो उसको देखते हुए ब्रेकआउट भी है इनफैक्ट यस बैंक में। तो डेटा सारा पॉजिटिव है। यहां से मुझे लग रहा है 60-70 रुपए की तेजी आपको यस बैंक में बननी चाहिए। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा में जाएंगे अनिल जी, तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे निफ्टी में लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के बाद 6 ट्रेडिंग सेशन में ओपन इंटरेस्ट कम हुए, कल केवल बढ़े। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 7 ट्रेडिंग सेशन में 6 ट्रेडिंग सेशन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। केवल एक ट्रेडिंग सेशन में 12-13 हजार शेयर का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। कुल मिला के बैंक निफ्टी में करीब 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। एक्सपायरी करीब 22-23 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट था, अभी हम लोग 30 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस एडिशन है बैंक निफ्टी में, कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है। वहीं अगर आप ऑप्शंस का डेटा में आएंगे तो 21,500 की पुट पे रेगुलर राइटिंग देख रहे हैं। पिछले वीकली एक्सपायरी में भी राइटिंग थी, इस वीक की भी जो एक्सपायरी कल होने वाली है उसमें भी हम लोग देखें कि 21,500 पे राइटिंग है, तो मुझे लग रहा है 21,500 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी। 21,800, 21,850 का टारगेट बैंक निफ्टी में बनता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर कोई स्टॉक पिक करनी है तो आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, ये दोनों प्राइवेट से अच्छे होंगे। और अगर आपको पीएसयू से देखना है तो कैनरा बैंक और एसबीआई, ये 2 स्टॉक हैं जो
ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये तमाम शेयरों पर रखिएगा नजर। आर्चीज देखिए, कल भी हम कह रहे थे अपर सर्किट लगाएगा, सेकेंड हाफ में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, 10% का हो चुका है 20 से, और ये दूसरे दिन अपर सर्किट लगा। आज देखिए तीसरे दिन अपर सर्किट लगने की तैयारी में, तो वागले साहब का टारगेट ध्यान में रखिएगा, 50 का दिया था ना आपने, 48 to 50। 48 to 50, चलिए तो वहां जाने की तैयारी कर रहा है। परसों नीरज का जैकपॉट फ्री हिट शेयर था, तो आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। प्रोवोग में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, गोवा कार्बन, किरण इसके चार्ट देखकर बताइए, नतीजे तो इनके अच्छे आए हैं, बाजार बंद होने के बाद गोवा कार्बन ने अपने नतीजे पेश किए, अच्छे और कमजोर नतीजे आए हैं रिलायंस डिफेंस के। दोनों के चार्ट देखकर बताइए, रिलायंस डिफेंस कितना गिर सकता है, गोवा कार्बन कितना बढ़ सकता है। गोवा कार्बन में पिछले 2.5 दिन से हमने देखा है बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था। उसके पहले जो मूव हमने देखी थी करीबन 120 से लेकर 132 तक, उसका कंटिन्यूएशन आज देखने को मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो करीबन 140 का है, जो कि स्विंग टॉप था, तो ये पहले टारगेट्स रहेंगे, और इसके ऊपर 152, 153 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों 140 से लेके 152 ये टारगेट रेजिस्टेंस जोन है। जहां पे रिलायंस डिफेंस की बात करें तो रिलायंस डिफेंस में मुझे लगता है कि वैसे भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, और वापस एक बार टेक्निकली रेजिस्टेंस के नजदीक भी है, 70 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके नीचे है तो मुझे लगता है कि वापस एक बार ये 60 लेवल्स जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। तो वीकनेस रिलायंस डिफेंस और गोवा कार्बन में पॉजिटिव रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए अब देख लेते हैं वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपके लिए होंगे कारगर साबित, खासतौर से कल की कैश मार्केट की तेजी के बाद आज काफी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। आइए डालते हैं नजर स्टॉक 2020 के अपडेट पर। मेरी टीम पर नजर डालिए, हर बार की तरह आज भी बल्लेबाजों पर भरोसा ही किया है और सिलेक्टर्स को लगता है तेजी करके पैसा बन सकता है कई शेयरों में। और शुरुआत करिए आरसीएफ और फैक्ट में, पहले भी हमारी टीम में रह चुके हैं, अब से लेकर मानसून के आने तक आपको होल्ड करना चाहिए। इन स्टॉक्स को दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में अच्छे नतीजे के अनुमान के चलते अच्छी रैली बन सकती है। मुकुंद जैसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मारुति की तेजी का फायदा जय भारत मारुति को भी मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा सिलेक्टर्स ने एमको को दिया है। सरकार जिस तरह से बिजली घर घर पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ा रही है उसका फायदा, और कल आपने देखा किस तरह से दूसरी बिजली कंपनियों में तेजी देखने को मिली। एक थीम जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है पेपर स्टॉक्स। ओरिएंट पेपर, मालू पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जूट से जुड़े हुए शेयर ग्लॉस्टर और लुडलो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 मई से मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बैग्स बैन होने जा रहे हैं, तो पेपर बैग्स और जूट बैग्स की मांग बढ़ेगी। ये सेक्टर अच्छे प्रदर्शन दिखाएंगे। शराबबंदी लागू होने जा रही है छत्तीसगढ़ में भी, इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में शॉर्ट करके चलिए बिकवाली सलाह होगी। गोवा कार्बन अच्छे नतीजे, जेके पेपर जो पेपर का प्रचार बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बंद होने के बाद, उसका फायदा। साइंट में सीएस यानी क्रेडिट स्विस ने टॉप पिक बनाया, 625 का लक्ष्य दिया, उसका फायदा होगा। आईओसी में नजर रखिए, यहाँ पे भी अब सरकार ने इस साल का अनुमान दिया है कि 5.5% 6% के आसपास फ्यूल डिमांड की ग्रोथ रहेगी FY18 में, तो उसका फायदा। पीएनसी इंफ्राटेक यूपी बेस्ड कंपनी है और वहां पे जिस तरीके से बिजली 24 घंटे पहुंचाने की तैयारी से ट्रांसमिशन का बड़ा ऑर्डर इनको मिल सकता है। पेट्रोनेट LNG पर नजर रखिए, ट्रांसपोर्ट फ्यूल किसी भी दिन ऐलान हो जाएगा तो ये स्टॉक यहां से रीरेट हो जाएगा। बॉम्बे डाइंग यहाँ पे भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, प्रोमोटर इसमें ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। डीमार्ट जैसी रैली यहाँ पे बनने की संभावना है। जैकॉप नजर रखिए, क्योंकि जो इनकी जमीन है नवी मुंबई में उसका बड़ा फायदा होगा एयरपोर्ट और ट्रांस हार्बर लिंक बनने के बाद। ये वो स्टॉक जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। और देखिए कल के दिन जैसे आज भी हो रहा है, SGX निफ्टी संकेत दे रहा था कि भारतीय बाजार कमजोर खुलेंगे, लेकिन खुल नहीं रहे हैं कमजोर। रिलायंस आज मदद करने के लिए आगे आता हुआ, जिस तरह से नया ऑफर उन्होंने पेश किया है, 1% मजबूती के साथ रिलायंस खुलेगा। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए फिर से टेंशन की बात, तो भारतीय आइडिया जैसे स्टॉक्स दिखे दबाव में आज खुलने की तैयारी करते हुए। जूट शेयर तो आज जूट और जो पेपर स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। देखिए लुडलो जैसे स्टॉक्स 12% ऊपर खुलते हुए आज नजर आ रहे हैं। और साइंट जैसे शेयर जहां पर
क्रेडिट स्विस ने 625 का टारगेट दिया है, ये भी काफी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करने की शुरुआत कर रहा है। गोवा कार्बन जिसके नंबर अच्छा है वो भी मजबूत खुलेगा, और रिलायंस डिफेंस जिसके नंबर्स कमजोर आए वो भी आज कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। अडानी पावर में कल की गिरावट और आज गहरा सकती है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर रहेगी सबकी। इन्फोसिस एक और शेयर है जिसके कल नतीजे आने वाले हैं, और नितिन आपसे राय लेना चाहता हूं इस पर। नतीजों के पहले क्या कोई तरीका है इन्फोसिस को ट्रेड करने का, और किस तरफ करना चाहिए, तेजी या मंदी के साथ? देखिए जी, इन्फोसिस का अगर आप सबसे पहले डेटा देखें तो डेटा ज्यादातर नेगेटिव साइड में है। जैसे प्रीवियस 2016 अप्रैल की एक्सपायरी में इन्फोसिस का ओपन इंटरेस्ट था करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख शेयर, और इस बार जो रिसेंट अभी जो रिजल्ट्स आने हैं इसमें अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं 3 करोड़ 48 लाख शेयर, यानी कि कंपेयर टू प्रीवियस 2016 मार्च क्वार्टर आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो करीब 175% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, अगर आप लास्ट 3-4 एक्सपायरीज को कंपेयर करेंगे तो इस बार हम लोग लास्ट 5 एक्सपायरी में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इन्फोसिस में खड़ा है। और एक्सपायरी के बाद से आप देखेंगे तो रोलोवर्स हुए और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअस सेलिंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट साइड के रोलोवर्स और इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर से सेलिंग है, यानी शॉर्ट सेलर काफी एक्टिव है इसमें। दूसरी बात, इसको अगर हम रिकन्फर्म ऑप्शंस के डेटा से करना चाहें तो लास्ट 5 एक्सपायरी से करीब करीब 1050, 1040 इनकी स्ट्राइक्स में हर एक्सपायरी में राइटिंग हुई है, और इन्फोसिस नियरली इसके नीचे ही क्लोज दिया है। इस एक्सपायरी में भी हम लोग देख रहे हैं कि 1050, 1040, 1000 कॉल्स में काफी ऑप्शंस में राइटिंग है, और पुट्स में आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत माइनर पोजीशन है, कम पोजीशन है, यानी पुट राइटर्स ने पुटें नहीं बेची हुई है और कॉल वो कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शंस का डेटा भी ये बता रहा है कि इसमें मंदी की ही पोजीशन बनी हुई है, और फ्यूचर में इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो करीब 3.5 करोड़ का है, प्रीवियस 5 एक्सपायरी से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। रोलोवर्स नेगेटिव हुए हैं तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा शॉर्ट साइड का पोजीशन है। तो मैं समझता हूं इसमें मंदी बढ़नी चाहिए। 900 रुपए का टारगेट अभी रख के चल रहा हूं, और यहाँ पे 960 की जो पुट ऑप्शन है वो हमें लेनी चाहिए, करीब 25 रुपए में मिलेगी, और मैं समझ रहा हूं इसमें 50 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए। और दूसरी बात अनिल जी, इस बार लग रहा है कि इन्फोसिस में वोलेटाइल मूव हो सकता है, क्योंकि इस बार ओपन इंटरेस्ट कंपेयर टू लास्ट 5 एक्सपायरी काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है इस बार जो रिजल्ट्स आने के बाद एक बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा पोजीशन है। तो स्टॉक इस पर आज एक्शन रहने वाला है, लेकिन एक्शन में है बैंक्स। और आप देखिए कल डीसीबी बैंक, हमने बाजार खुलते ही आपको कहा था खरीद लीजिए, कल दिन के उच्चतम स्तर पर इसने जाकर समाप्ति दी। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं जब भारतीय बाजार बंद रहेंगे, और क्या मोमेंटम में है ये स्टॉक। फेडरल बैंक और कर्नाटका बैंक इन्होंने भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए डीसीबी बैंक के साथ साथ। किरण, इन तीनों में आपको अगर एक बैंक में तेजी करनी हो तो किसके चार्ट्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं, डीसीबी वर्सेस फेडरल वर्सेस कर्नाटका, बताइए। अगर ये तीनों में कंपेयर करना है तो अभी रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से फेडरल बैंक ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीसीबी और केटीके बैंक भाग चुके हैं कल के सत्र में। जहां पे चार्ट का मामला है वहां पे हमने फेडरल बैंक को जो ओल्ड स्विंग टॉप था उसको कल क्रॉस करते हुए देखा था अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रिशो के हिसाब से फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा। इधर एक स्टॉप लॉस 89.50 का लगाना चाहिए, फ्रेश ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए, और आपको ये पोजिशनल व्यू लेना चाहिए करीबन अगले एक हफ्ते का, और अगले बुधवार गुरुवार तक आपको ये स्टॉक करीबन 98-99 लेवल्स तक जाते हुए देखेंगे। डीसीबी और केटीके बैंक दोनों ही चार्ट अच्छे हैं और बहुत अच्छे ट्रैक्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो उधर भी जो इनके पास है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने की सलाह होगी। ओके, तो ये चार्ट्स हैं मजबूत इस वक्त, लेकिन एक और स्टॉक जो कल मजबूत होता दिखा था पेट्रोनेट एलएनजी। हम सुबह सुबह बात कर रहे थे, बाद में स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ बंद होता दिखा रहा। आज देखिए न्यूमोरा की भी रिकमेंडेशन आ गई कल वागले साहब के बोलने के बाद। सही बात है, न्यूमोरा भी सुनता है 510 आपको 425 से टारगेट 510, आज फिर से चलना है। ये तो वागले साहब टारगेट्स क्या है? मेरा तो 445, 450 के 2 से 3 दिन के टारगेट है, और इसका एडवांटेज ये है कि स्टॉप लॉस एकदम क्लोज बैठेगा। 414 तो 6 रुपए की रिस्क होगी, 6-7 रुपए की अपसाइड, 20-25 रुपए का ट्रेडिंग अपसाइड होगा, जो 1 से 2 या 3 दिन में आ सकता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ही देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है। कभी गैस शेयर चलते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी देखिए आज नितिन मुरारका जी ने भी कहा है खरीदिए, और नमूरा की भी बाय रिपोर्ट है। अच्छा, संदीप वागले साहब को आईजीएल पसंद है,
तो ये स्पेस, और किरण जी को भी देखिए आईजीएल अच्छा लगता है, तो एलएनजी स्पेस, गैस वाली स्पेस क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। लेकिन एक शेयर जहां कमजोरी आज देखने को मिल सकती है वो है इंडोको रेमेडीज का स्टॉक। यूएस एफडीए ने गोवा प्लांट के ऊपर, प्लांट 2 और 3 के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करी हैं। वो कह रहे हैं कि काफी सारे रिटन प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया है जब ड्रग बनाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी, तो उसके लिए देखिए आज भी ये शेयर दबाव में रहने वाला है। तो फार्मा कंपनियों के लिए अच्छा, खासकर आजकल गोवा के प्लांट्स के ऊपर यूएस एफडीए की पैनी नजर है। नहीं वागले साहब, इसके पीछे कोई खास वजह गोवा पर ही वागले साहब, चलिए वागले साहब से हम अब चूंकि बाजार खुल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद में इस पर बात करेंगे। इससे पहले किरण सायंट, इसके फटाफट चार्ट देखकर बताएं। आज फिर से एक अच्छी रिपोर्ट आई क्रेडिट स्विस की तरफ से, 625 के टारगेट के लिए स्टॉक 5% मजबूत है। पहले मॉर्गन ने रिपोर्ट दी थी, अब क्रेडिट स्विस की आई है। कितना भाग सकता है ये शेयर? ये साइंट के लिए एक अच्छे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक है। बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है, करीबन 460 का बेस है और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 514 515 का है। ये एक बार निकल जाए तो इसमें एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है। लिक्विडिटी की वजह से मैं इतना एग्रेसिव टारगेट्स नहीं दे सकता हूं, पर मेरा मानना है कि जब ये 515 516 क्रॉस करेगा तो अपने आप लिक्विडिटी भी स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, और इस बीच देखिए हिंदुस्तान की ताकत प्री ओपनिंग सेशन में 5 पॉइंट ऊपर है, एसजीएक्स 25 नीचे, हम 5 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल मजबूती के साथ खुलने के संकेत है। 50 अंक ऊपर हम सेंसेक्स पर हैं, मिड कैप इंडेक्स 28 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट शुरुआत करने के संकेत है। वैसे तो बढ़िया ही होता, जहां खुले हुए पे खरीदने का बढ़िया मौका होता था, 25 पॉइंट नीचे खुल जाते तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो देखना है अब फ्लैट खुलने के बाद क्या हम होल्ड कर पाते हैं ऊपरी स्तरों पर या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन एक बात तय है, 9200 काफी मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने साफ नजर आ रहा है, ये एक संकेत आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की भारतीय बाजारों के लिए और देख लीजिए मजबूत शुरुआत के संकेत तो आ ही रहे, कम से कम एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में तो हम काफी बेहतर खुलेंगे। रिलायंस से मजबूती आती दिखेगी, ये संकेत साफ इस वक्त आपको नजर आएगा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत भारतीय बाजारों की 40 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 4 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्या है मजबूत? आइशर मोटर्स 1% मजबूत, रिलायंस 0.5% ऊपर है, आईओसी में 0.5% की तेजी, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा जैसे शेयर हरे निशान में खुलते हुए, यस बैंक में 1/4% की मजबूती। कमजोर क्या है? भारतीय एयरटेल 1% का नुकसान है, जाहिर सी बात है कि रिलायंस का फायदा तो बाकी टेलीकॉम शेयरों का नुकसान। भारतीय इंफ्राटेल 1% कमजोर है, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों पर भी थोड़ा थोड़ा नुकसान। इस वक्त एकदम शांत कारोबार बाजार में। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं। अदानी पावर वायदा कारोबार के बैन में आने के बावजूद कमजोर हुआ है, 3% का नुकसान यहां पर आज देखने को मिल रहा है। कमजोर नतीजों के बाद रिलायंस डिफेंस से चलता हुआ 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेज 2% नीचे। एफआईएस की बिकवाली की राय यहां पर भारी पड़ती दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज 1.5 से 2% के नुकसान के साथ। टाइटन और टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की ये दो कंपनियां आज कमजोर है। आईटीसी और सिप्ला पर दबाव बनना लाजमी है, वागले साहब भी कह रहे थे, तो कमजोर ये होता हुआ दिख रहा है, यहां से नुकसान आता हुआ दिख रहा है। तो फिर मजबूत क्या है? पेट्रोनेट एलएनजी कल का हमारा पिक टॉप गेनर 2% ऊपर, आईबुल रियल वायदा कारोबार के बैन में लेकिन 1.5% मजबूत। आइशन में मजबूती 1% की। केन इंडिया 310 पहुंचाए, 1% का इजाफा यहां पर होता हुआ दिख रहा है। बीसीबी 1% मजबूत है, वेदांता 1% मजबूत है, तो दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये है अच्छे संकेत इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए। कुल मिलाकर शांत शुरुआत, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खासतौर से ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। तो फिर से हमने ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज को नजरअंदाज किया, तेजी देखने को मिल रही है। हम कह रहे थे आज जूट के शेयरों पर नजर रखिएगा। लुडलो जूट अब 17% ऊपर है, कुछ ही मिनटों में ये अपर सर्किट लगने की तैयारी हो रही है। ग्लॉस्टर 13% ऊपर देखिए, और शिवोएट ये एक और कंपनी है जो 6% की मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। तो एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई है। और फिर से आपको बता दें खबर, 1 मई से मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया है प्लास्टिक बैग्स नहीं चलेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि दूसरे बीजेपी राज्य भी इसी तरह की कदम उठाएं। तो पेपर शेयर भी देखिए, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी के साथ आज कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे पेपर शेयरों पर भी आपकी नजर आज होनी चाहिए, अच्छी तेजी ओरिएंट पेपर में भी देखिए देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं। गोवा कार्बन दमदार नतीजे पेश किए, 7% का बड़ा उछाल। साइंट जहां पर नमूरा ने 510 का टारगेट दिया है, देखिए ये दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है आज के दिन। जैकॉप ये नीरज की टीम का फ्री हिट या पिंच हिटर स्टॉक था, ये अच्छी तेजी आज के दिन दिखाता हुआ। आर्चीज 2 दिनों
में सर्किट लग चुके हैं और अब आप देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन 3% की मजबूती आज भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडोको रेमेडीज, जहां पर यूएसएफडीए ने कुछ और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 3% नीचे। रिलायंस डिफेंस कमजोर नंबर्स के बाद यहां पर गिरावट, और ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे अडानी पावर में कल की गिरावट 15% की कम नहीं है और गिरेगा। आज देखिए ये 2.5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। अडानी ट्रांसमिशन के लिए भी बुरी खबर, अडानी एंटरप्राइजेस भी देखिए नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आज भी अडानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर जो है वो बरकरार है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ग्रुप अभी भी दबाव झेलता हुआ, लेकिन बाजार पर दबाव नहीं है और खासतौर से मिड कैप शेयरों पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मजबूती होती दिख रही है, 1.4% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है, तो यहां से अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। नए शॉर्ट कैंडिडेट ढूंढना हो, रिलायंस डिफेंस, इसे शॉर्ट किया जाए आज के सेशन में, क्योंकि देखिए खराब नतीजों के बाद ओपन इंटरेस्ट गेनर भी है और साथ ही 2% नीचे भी है। नितिन, आपकी राय है शॉर्ट करने की यहां पर? नहीं अनिल जी, मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ऑलरेडी थोड़ा करेक्शन है, बट अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में है स्टॉक। लेकिन देखिए हमारे एक्सपर्ट जहां कह रहे थे आपको तेजी करनी चाहिए, वहीं तेजी हो रही है। पेट्रोनेट एलएनजी 2.5% मजबूती के साथ, नितिन मुरारका जी ने कहा खरीद लीजिए। नमूरा ने 510 का जो लक्ष्य दिया, अच्छी तेजी यहां पर होती हुई। वेदांता, ये देखिए हम कह रहे थे ये शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा, 1.5% ऊपर है। अच्छा, सीमेंट शेयरों पर नजर रखिए, आज अंबुजा सीमेंट में भी तेजी होती हुई। आइशर मोटर्स पर जो टारगेट दिए गए नए 30,000 के सिटी द्वारा, आप देखिए यहां पर भी अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मैं राय आपसे लेना चाहता हूं पागले साहब, वेदांता के ऊपर 1.5% मजबूत है, क्या और दौड़ लगा सकता है आज के दिन? बिल्कुल हेमंत, पैटर्न काफी पॉजिटिव है, कल के हाई को ब्रेक किया है। 255.40 जो कल आज का लो है, 55.50 लो है, इसके नीचे एक 10 पैसे स्टॉप लॉस डाल के बाय करे। 264 265 मेरे इंट्राडे टारगेट्स होंगे। 264.65, ये तो स्टॉक तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मजबूत भी है, ओपन इंटरेस्ट भी धीमे धीमे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं मजबूत कौन से हैं वो शेयर। और स्टॉक 2020 के चैंपियन हेमंत ब्रैकेट में है, लेकिन चैंपियन हेमंत ऐसा होना चाहिए। लुडलो, ग्लॉस्टर, मालू, एमको, फैक्ट, ये तमाम शेयर हैं जो दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो जूट वाली कंपनियां काफी अच्छी कारोबार करती हुई, और नीरज की टीम में गोवा कार्बन, बॉम्बे डाइंग, सायंट, ओके ये स्टॉक भी था, जेके पेपर, जयकोप, ये तमाम शेयर है जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर तेजी होती दिख रही है, तो ये दोनों ही टीमें दमदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट करने का वक्त है या देर हो चुकी है? बताएं किरण, चार्ट देखकर आपकी क्या राय है? अदानी एंटरप्राइजेस न्यूट्रल रहेगा, कुछ खास ऐसा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक अच्छा सपोर्ट 117 118 के लेवल्स पे ही है, वो एक बार निकल जाए तब मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। तब तक मुझे लगता है कि ये रेंज करीबन 118 से लेके 122 तक की रेंज देखने को मिलेगी। चलिए, तो अडानी एंटरप्राइज के ऊपर रखिए नजर। अडानी एंटरप्राइज ने दरअसल अडानी पावर को जो कर्ज दिया है उसको लेकर अब चिंता हो रही है कि क्या होगा, इसीलिए देखिए ये शेयर भी गिर रहा है। अडानी पावर में तो गिरावट देखने को मिली रही है, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है। जिसने कल बेचा था उनको आज भी फायदा हो रहा है। 15% की गिरावट के बाद आज 3.5% की कमजोरी फिर से। एक स्टॉक जो हम लोग 2020 में लेना चाहते हैं ले नहीं पाते, और वो आर्चीज देखिए 5% की मजबूती के साथ आज भी कारोबार कर रहा है। 20% का सर्किट परसों लगा, कल 10% का, और आज फिर 5% की तेजी यहां पर होती हुई। इसके अलावा आप पेपर शेयरों में देखिए, जेके पेपर, बिल्ट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो जूट सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है, ये शेयर भी बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए। जेएम फाइनेंशियल्स में कल जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें सामने आया है कि मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर ने शेयर बेचे हैं और बैरॉन इंटरनेशनल ग्रोथ फंड ने यहां पर खरीदारी करी है, तो वो ब्लॉक डील के बाद आज ये शेयर थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन इसने भी पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। बर्जर पेंट्स, ये स्टॉक एक और है जो एक्शन में दिख रहा है मुझे आज के सेशन में, और 236 रुपए के आसपास एक बड़ा ट्रेड हुआ है यहाँ पर। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बड़ा तो है। 2.5 लाख शेयरों का ट्रेड रिपोर्ट हुआ है, ये एनएससी पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो बर्जर पेंट्स, और मैं देख भी रहा था पिछले 2-3 दिनों से एशियन पेंट्स बड़ा दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे, तो वॉल्यूम एक्शन तो हुआ है। बर्जर पेंट्स खरीदने की राय है वागले साहब? चार्ट पर कुछ है संकेत? बिल्कुल है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, और ये लेवल पे मैं रिकमेंड करूंगा। 242 का कैश का लेवल है, और मेरा स्टॉप लॉस 236 का होगा, और मेरा 265 का टारगेट होगा, लेकिन ये इंट्राडे नहीं होगा, 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते का व्यू होगा। 265, 8-10% के अपसाइड मुझे लगता है। पोजिशनल ट्रेड्स और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? स्टॉप लॉस 236, 236, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है। चलिए, तो ये स्टॉक है जहां पर नजर आपको रखनी चाहिए।
ओके, चलिए बर्जर पेंट बेहतरीन कंपनी, इस पर नजर रखिए। पेंट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। सीमेंट शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। अंबुजा सीमेंट 1% मजबूती के साथ खुला है। किरण, यहाँ पर तेजी हो सकती है क्या और बढ़ सकता है दिन के दौरान? हाँ, बढ़ सकता है। ये ट्रैक्शन बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोमेंटम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल के आखिरी 15-20 मिनट में एक अच्छी मूव हमने देखने को मिली थी, उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। 248 का स्टॉप लॉस रहेगा, 252 पे ट्रेड कर रहा है। और अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट करीबन 260 का रहेगा। ओके, ये राय है आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर। सीमेंट शेयर कल से ही अच्छा एक्शन दिखाना शुरू हुआ। सुबह कमजोर खुले और उसके बाद जो रिकवरी हुई और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद, ऐसा नहीं कि बाजार के साथ हुई, बाजार से पहले ही सीमेंट शेयर चलना शुरू हो चुके थे, तो ये एक अच्छा संकेत है। और इस बीच एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर आता हुआ दिख रहा है, डीएलएफ। नितिन, इसके ऊपर नजर डालिए। 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कल मैंने देखा था डीएलएफ सेकंड हाफ में बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा था। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट या अच्छे संकेत हैं इन लेवल्स पर डीएलएफ में खरीदारी की जा सकती है? ये चार्ट्स भी पॉजिटिव है और रोलोवर्स के बाद कंटिन्यूअस डेटा पॉजिटिव है, तो मैं कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड आप लेंगे तो यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि ये ऊपर के साइड ही मूव करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट लें, जैसे लॉट साइज भी बड़ा है, तो 166, 167 का आप शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस 159, केवल ₹2 नीचे का बनता है। बट ट्रेड लगता है पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना चाहिए। 166, 167 के टारगेट्स होंगे। तो डीएलएफ कल भी देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाया था, आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। वेदांता अब हो गया है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक। एफएनओ में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब मर्जर रेशियो सामने आ चुका है, सब चीजें साफ हो चुकी हैं। तो अगर वेदांता दौड़ेगा, केन भी दौड़ेगा। केन में ये बताइए आज रैली हो सकती है, केन के पैटर्न्स आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? वेदांता तो भाग गया। हेमंत, क्लियरली मोमेंटम वेदांता के साथ है। हाँ, ये नहीं कहना चाहता कि केन वीक है, बट जो मोमेंटम मुझे वेदांता में मॉर्निंग में दिखाई दिया था, वो ये केन में ज्यादातर पोजिशनल व्यू लेने की ये करूंगा। ये इंट्राडे शायद इसमें इतना मोमेंटम नहीं होगा। एक्चुअली वेदांता ही अब बढ़ेगा। हाँ, ज्यादा अगर अब तो क्या दोनों ही एक हो गए, तो अगर किसी को एक खरीदना है तो वेदांता ही खरीदना चाहिए केन खरीदने के बजाय। तो वो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो फेवरेबल है और पोजीशन के हिसाब से। सर एक बार अपना टारगेट वापस से रिवाइज करिए, बताइए क्या है वेदांता पर जो आपने बताया था लोगों के लिए। आई थिंक हमने 56-57 में बोला था, मैंने 64-65 का टारगेट बोला था। अगर इंट्राडे के लिहाज से आप कर रहे हैं तो वही टारगेट ठीक होगा। पोजिशनल व्यू अगर आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से स्विंग हाई टेस्ट करना चाहिए जो 277 है, बट इसमें 5-6 दिन का व्यू होगा। तो 277 तक के लेवल 5-6 दिन में देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलकर यही वो कंपनी है जो लिस्टेड रह जाएगी। मर्जर अप्रूव हो चुका है और क्या दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ 1.25% ऊपर खुला और 264 का टारगेट अगले साहब का आज इंट्राडे का है और 277 का टारगेट उनका दरअसल पोजिशनल है। तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है इस सीरीज में। इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर जाते आते मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालिए, क्या जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो और कौन से मिड कैप स्मॉल कैप में जहां कमाल देखने को मिलेगा, ये सब जानेंगे एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। संदीप आगले साहब, अमरीश बलिगा जी, नितिन मुरारका जी, किरण यादव जी, सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार है एकदम फ्लैट सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन मिड कैप शेयरों में तेजी है बरकरार और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बने रहने में कामयाब। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई बना दिया और हमने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए 21,776, जी हाँ, ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर से रिकॉर्ड बनाया, 21,753 कल का हाई क्रॉस किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो ये बड़ी क्रेडिट वाली चीज है। लाइफ हाई पे बंद हुआ था, 4 पॉइंट भी ऊपर खुलेगा तो ये अब हर रोज लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो वैसा ही होगा जैसे अमेरिका में हुआ, यूएस में जो तेजी हुई वो हर रोज बढ़ती गई और कितने 15-20 दिन तक वहां पर लाइफ हाई लगते हुए नजर आए थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ रही वो बड़ी कारगर और बेहतरीन साबित होती हुई दिखाई है और अच्छी खरीदारी वहां पर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये स्टॉक्स जो आज एक्शन में दिख रहे हैं, आप देखिए डीएलएफ की जो हम बात करें तब
दिन के हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 162 पर आ चुका है ये शेयर, अच्छी मजबूती दिखा रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी 2.5% मजबूत होता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक जो थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है, डेल्टा कॉर्प, जो वाकई में क्या इन खबरों में दम है कि जो कहा जा रहा है कि दमन और दीव को गुजरात के साथ मर्ज कर दिया जाए, दम तो है, क्योंकि मर्ज कर दिया जाए तो इसका मतलब अमरीश ये हुआ भाई कि फिर वहां पर शराब बिक नहीं पाएगी, क्योंकि गुजरात में तो बैन है और अभी तो बहुत सस्ती मिलती है, और उसके कारण शायद कैसीनो भी नहीं चलेंगे। हाँ, कैसीनो की तो अभी तक मिला ही नहीं है। भाई जी आपको बताऊं कि दरअसल सरकार नहीं चाहती गोवा के करीब एक कैसीनो खुले, महाराष्ट्र के करीब एक कैसीनो खुले, तो इसीलिए अभी तक देखिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल ही नहीं आया इनके कैसीनो को, बना होटल बने हुए तो बहुत। गोवा और महाराष्ट्र के नजदीक नहीं खुलने के पीछे क्या लॉजिक है? बीजेपी की सरकार। अच्छा, इसलिए लेकिन गुजरात में भी तो बीजेपी। देखिए, जब इन्होंने ये होटल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपको बताता हूँ, तब सरकार दूसरी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब इनको लगा था कि ये अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए अब तक वो अप्रूवल आया नहीं है, वो फाइल आज तक होम मिनिस्ट्री में ही पड़ी हुई है। तो ये डेल्टा के लिए नेगेटिव हुआ मामला। लेकिन ये बात बाजार को, हाँ, लेकिन ये वाली बात बाजार को मालूम है कि इनके अप्रूवल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तो बातें ये भी हो रही है कि कर्जदार के ऊपर तो नहीं आ जाएगी, गाज गिर जाएगी, क्योंकि जिन्होंने इनको कर्ज दिया था होटल बनाने के लिए, तो बड़ी होटल, जी हाँ, तो उन बैंकर से इनकी अब बातचीत चल रही है, तो बाजार, इसलिए ये लोग अब ब्रिक्स से क्लिक पर आए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसीलिए इनको अपग्रेड भी किया था, वो इसी खबर के चलते। लेकिन अगर ये मर्ज होता है तो फिर तो स्टॉक में नीचे की रिस्क खुल जाती है। अमरीश, क्या करना चाहिए फिर? ऑलरेडी चल चुका है, करीब 90 लेवल से आई थिंक 170 180 तक चला है। सो आई थिंक जो नीचे का जो रिस्क है वो तो खुल जाएगा। तो चार्ट पर पूछते हैं, बागले साहब बताइए फिर। वीकनेस तो है, डिनाई नहीं कर सकते, और 175 का लो अगर ब्रेक करता है, जो अभी वहीं पर ट्रेड हो रहा है, उसके नीचे सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है ये 160 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी। तो मैं 178 के स्टॉप लॉस से, अभी इसमें ये एफएनओ में है, नहीं है, तो इसमें आप वो नहीं कर सकते, बुक करके नीचे शॉर्ट का तो डिलीवरी हो तो आप बेचना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 15-1 रुपए नीचे हो सकता है, 160 तक का व्यू बनता है। ठीक बात है, चलिए, तो थोड़ा कमजोरी हो सकती है। अगर आपको 15 रुपए की रिस्क लेने की ताकत है तो फिर होल्ड करें, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये खबरें जो आ रही है वो ठीक नहीं है स्टॉक के लिए, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसी वजह से आता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक जो अच्छा मजबूत होता दिख रहा है आज के सेशन में, और वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त बनता हुआ दिखा है, 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 38 लाख शेयरों से। हालांकि स्टॉक की प्राइस में ज्यादा एक्शन नहीं, लेकिन वॉल्यूम का एक्शन आता हुआ दिखा है। अच्छा, दिन के ऊपरी लेवल्स पर आता हुआ दिखा है अशोक लेलैंड। बताएं किरण जी, क्या ये खरीदने का सही वक्त है? चाहिए, क्योंकि 82-50 एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, और आज के जो वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत सराहनीय है, और मुझे लगता है कि इधर से पोजिशनल व्यू 86-50 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड के लिए 82-80 का स्पॉट में कैश में स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो अशोक लेलैंड बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए आज के दिन, अच्छा, लिकर कंपनियों के लिए भी अनिल ये खबर खराब है, दमन और गुजरात का जो मर्जर होगा, अब तो रेडिको खैतान देखिए हमारी टिकर टीम बता रही है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज तो पैसा जो शेयरधारकों का है वो गंवाने में, अगर कोई एक लिकर कंपनी सबसे आगे है वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज है। बेहद कमजोर प्रदर्शन इस कंपनी ने दिखाया है, 13 रुपए का भाव हो गया इसका। इसके अलावा देखिए बाकी सारे लिकर शेयर भी आज दबाव में कारोबार करें, लेकिन गोवा कार्बन अब 15% ऊपर है। फिलिप्स कार्बन और गोवा कार्बन दोनों साथ चलते हैं, वो भी देखिए 5-4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। गोवा कार्बन सर्किट लगाने वाला कैंडिडेट है बागले साहब, लग जाएगा आज सर्किट इसमें? बिल्कुल है, लेकिन एक ही चीज है कि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, लेकिन इसका वीकली पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा नीचे मैं 140 के लेवल्स पे प्रीफर करता अगर चांस मिलता तो, बट वो 138 के स्टॉप लॉस से अभी भी लिया जा सकता है। मेरा इसमें 180 to 190 का व्यू होगा। अगेन ये पोजीशन तो जिनके पास है अभी वो बेचे नहीं, बिल्कुल आर्चीज वाली स्टोरी हो सकती है। और थोड़ा सा करेक्टिव पे से 145 148 वो लेवल्स पे ऐड भी करे या ले भी, और स्टॉप लॉस होगा 138, टारगेट होगा 180, तो यहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनता है। सुपरस्टार परफॉर्मेंस आज नीरज की टीम की, गोवा कार्बन की टीम में शामिल था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और गोवा तो है ही इसके नाम में कार्बन के साथ तो बड़ी तेजी होती दिख रही। चलिए, फिलिप्स कार्बन भी इसके साथ साथ जनरली बढ़ता है। फिलिप्स कार्बन पर नजर आए, फिलिप्स कार्बन टीम में शामिल था, राइट? फिलिप्स कार्बन मैंने अपनी टीम में लिया था। ओके, गोवा कार्बन नीरज की टीम में था। तो चलिए, दोनों ही कार्बन वाले शेयर जो आज बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एफएनओ में एक और स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है, रिलायंस कैपिटल पर नजर डालिए। स्टॉक मजबूत है, 1% ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। क्या
इसमें कोई तेजी के संकेत हैं? नितिन, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, काफी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है और इसमें इसी लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 620 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि 620 पे कॉल्स का करीब 8.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और वो इनफैक्ट वो ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस आपको केवल 9-10 रुपए का मिल रहा है और मुझे लग रहा है ये कम से कम 30 से 40 रुपए तक की ऊपर की चाल दे सकता है। रिस्क वार्ड रेशियो भी काफी बेहतर है, ऑप्शंस भी लिक्विड, आप चाहें तो ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है बाई करना चाहिए 620 का स्टॉप लॉस और 650-660 तक के टारगेट्स। तो 60-50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस कैपिटल पर नजर होनी चाहिए। अमरीश जी, आरईसी पीएफसी में हुआ क्या, ये बताइए। कल इतनी बड़ी तेजी हुई, बहुत सारी खबरें थी, आगे का अब व्यू क्या है इनमें? आज भी देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद कोई करेक्शन नहीं है आरईसी में, मजबूत है ये स्टॉक भी, दौड़ लगा सकता है और आगे दौड़ तो लगा सकता है क्योंकि मोमेंटम तो है एंड देयर इज इंटरेस्ट अक्रॉस, इवन एनबीएफसीज में भी देखिए तो इंटरेस्ट काफी है। तो आई थिंक कंसर्न विद फाइनेंशियल और यहाँ पे पावर भी है, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ विच आई थिंक दिस मोमेंटम कैन कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल लॉन्गर, मे बी आइदर 4 to 5 सेशंस, मे बी अ वीक मोर। रिकॉर्ड स्तरों पर आरईसी पर लाइफ टाइम है पर पीएफसी भी बेहतरीन। और एक और स्टॉक जो पेट्रोनेट एलएनजी की जो हम बात कर रहे थे, पेट्रोनेट एलएनजी में भी 2 अच्छे ट्रेड होते हुए नजर आए इस वक्त, और आप देख सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी 432.65 और 433 पर 2 ट्रेड हुए यहाँ पर एनएससी पर, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा। अशोक लेलैंड की हम बात कर रहे थे, अशोक लेलैंड में भी वॉल्यूम बढ़कर अच्छा 35-37 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है। अब समझ में आया अशोक लेलैंड क्यों इतना तेजी से भागा था या क्यों इतना वॉल्यूम दिखा रहा था। तो अशोक लेलैंड में भी एक बढ़िया ट्रेड होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से साफ तौर पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, हाँ ये स्टॉक कल भी हमने आइडेंटिफाई किया था वागले साहब, एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी के चार्ट देखिए जरा, यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि एनसीसी में भी आप देखिए 1/4% हिस्सेदारी बदली है, 10 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है 90 रुपए 45 पैसे में, और ये भी स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। कल भी मेरे ख्याल से अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था, पोजीशंस बनती हुई दिख रही कुछ यहाँ पर। अनिल जी, कल मैंने आफ्टरनून शो में कवर किया था, ओके, और ये ज्यादातर पोजिशनल व्यू है, लेकिन ये इंट्राडे में भी भागेगा, लेकिन इसमें थोड़ा लॉट साइज बड़ा है और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 89.40 का स्टॉप लॉस होगा। 89.40, हाँ, और ये मुझे लगता है 94-95 तक 1 से 2 दिन का, मैं इंट्राडे का नहीं कहूंगा, 1 से 2 दिन में ये जाना चाहिए। ओके, तो स्टॉक पर रखिए नजर, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ आया है ये स्टॉक, और अच्छी रैली यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो का स्टॉक बिल्कुल, और सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी है। फेडरल बैंक भी देखिए राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, और सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक है। और हमारे एक्सपर्ट किरण यादव जी कुछ देर पहले कह रहे थे यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। किरण, अभी खरीद लें क्या फेडरल बैंक का? अच्छी तेजी बन सकती है क्या? सेंचुरी जल्द मारेगा? बिल्कुल मानना चाहिए हेमंत जी। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, डिलीवरी पोजीशन जो देखने को मिल रही है बहुत अच्छी है, और जो स्विंग टॉप इसने जो क्रॉस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्विंग टॉप था करीबन 92 रुपीज का था, तो 91 या 90 रुपीज 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ट्रिपल डिजिट में जल्दी देखने को मिल जाएगा ये स्टॉक। ओके, लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से कमजोर होते दिख रहे हैं ऊपरी स्तरों से। 45 अंक नीचे सेंसेक्स है, 12-13 अंक नीचे निफ्टी आया है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक भी है, आनी भी चाहिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। 9250 कल का भी हमारा टारगेट था, आज का भी टारगेट था, तो वहां पर आकर रुका है। 9246 हाई है जहां पर बाजार थोड़ा सा रुका है, तो देखते हैं इन लेवल्स के आसपास बाजार सेटल होने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि आती हुई इस वक्त ऊपरी स्तरों से। ऐसे में कमजोरी किन शेयरों में दिख रही वो देख लिया जाए। अदानी पावर 3.5% नीचे, जेपीएसयू से 3% नीचे, अदानी एंटरप्राइज। आज टायर शेयरों में जबरदस्त मुनाफा वसूली होती दिख रही है। अपोलो, सीएट, एमआरएफ तीनों ही तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। लीकर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज। अच्छा, एक स्टॉक जो कई दिनों से कमजोर हो रहा है वो है भारत फाइनेंस इंक्लूजन। वागले साहब, कुछ 1 हफ्ते पहले भी बात कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश में किसान के कर्ज माफी की बात आई थी, तब भी लुढ़क रहा था। ये बताइए और कितना नीचे जा सकता है? बेचना चाहिए क्या इसे? हेमंत, मुझे लगता है अभी भी बेचना चाहिए। कल के स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये कमजोर था, बट मैं ये शायद ये बैन में कल था, आज का मुझे पता नहीं। उनके पास डिलीवरी है, वो भी क्या बेच दें? अभी भी बेच सकते हैं। मुझे 720 से 710 का टारगेट अभी भी बनता है, अभी 750 है, तो यहाँ से भी मुझे 30-40 रुपए ट्रेडिंग टारगेट
2 से 3 दिन में दिखता है। रोज गिर रहा है ये स्टॉक, आप देखिए बैन में है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा एक्शन। और दूसरा खबरें आने की जिसका इंतजार था, लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इंडस इंड के साथ कब कुछ होगा। और अमरीश जी ने तो कहा ही था भारत फाइनेंशियल कुछ होने वाला नहीं है जल्दी होने वाला नहीं है। और देखिए कई बार लोगों को क्या होता है, अमरीश जी बोलती है कि रोज का व्यू दे दो, आज ही का बता दो, लेकिन कभी कभी आप जब अच्छे से जो पोजिशनल व्यू बताते हैं उसका फायदा क्या होता है वो आपको भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के चार्ट देखकर पता चलेगा। बताइए महीने भर का चार्ट, एक अंदाजा लगाएं, देखो कि किस तरह से स्टॉक में ऊपरी स्टोर से कमजोरी हुई है। भारत फाइनेंशियल का एक महीने का चार्ट देखते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि अमरीश जी क्यों कह रहे थे कि बेचिए। एक महीने में 9% नीचे है, वो तब है जब मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसलिए अच्छे समय में इस तरह का शॉर्ट करने का, बेचने का, निकल जाने का कॉल देना बहुत बड़ी बात होती है जो अमरीश जी ने दिया है। और इसी तरह का एक कॉल हमारे एक और एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ संजीव भसीन जी हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया इन्फो लाइन के ब्रेक के बाद। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। संदीप बागले साहब, अम्बरीश बलिका जी, नितिन मुरारका जी, किरण यादव जी, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस प्रोग्राम में आकर अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। बाजार पर नजर रखिएगा, करेक्शन गहराता जा रहा है, गिरने वाले शेयरों की संख्या अब थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। और इस वक्त बाजार में कमजोरी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 9200 के बेहद करीब पहुंचता हुआ 30 अंकों के नुकसान के साथ 9205। मिडकैप शेयरों में मार थोड़ी गहराती हुई दिख रही है, 0.5% का नुकसान है। और बैंक निफ्टी भी अब आप देखिए 70 अंक नीचे है। तो मजबूत शुरुआत हुई, हम ये कह रहे थे कि कमजोर खुलते फिर बढ़ते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मजबूत शुरुआत हुई तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर से साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। ये है रुझान इस वक्त बाजार का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक हम ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर से ये ग्लोबल मार्केट से बड़ी चिंताएं बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। कोरिया, सीरिया, ट्रम्प साहब, सबका ध्यान रखना पड़ता है। बताइए फिर क्या थोड़े हल्के रहने में समझदारी है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए इन लेवल्स पर? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल, आपको भी और हेमंत को। हाँ देखिए, पहली बात तो ये लेके चलिए कि न्यू हाइज आ गया है। कहाँ है वो 3 महीने पहले जो 70 रुपया को कह रहे थे, 70 रुपए और 7200 कह रहे थे। मंदी वालों का तो मुंह काला हो गया और तेजी का बोलबाला। तो हाँ, यहाँ 9200, 9250 पे हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कीजिए दबा के, स्पेशली इन द मिड कैप स्पेस जहां हमें काफी फ्रॉड दिख रहा है। और हमें लगता है ये 2 हफ्ते आगे जो आने वाले हैं, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क और रिजल्ट्स जो अनुमान से ज्यादा आपने प्राइसिंग किए हैं, वहां थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। हमें लगता है मार्केट यहाँ से 400 से 500 पॉइंट करेक्ट कर सकता है और 87, 8750 पे हम वापस इसमें बाइंग की रुझान देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो फ्रॉथ है यहाँ पे आप फायदा उठाइए, कुछ कैश रेस करिए, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं आती और फिर मार्केट हेल्दी हो जाएगा। तो इस कारण से हम सोचते हैं एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिस कारण से आपको कैश रेस करना चाहिए। चलिए, तो तेजी वालों का बोलबाला और मंदी वालों का मुंह काला, बहुत बढ़िया मुहावरा आपने बताया भसीन साहब। और आपने सही समय पर कहा था कि तेजी करिए और अब आप कह रहे हैं कि एक बार मुनाफा जरूर वसूल कर लेना चाहिए। ये बताइए कहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है? नहीं, पहली बात तो मिड कैप्स, ये जो SIPs और म्यूचुअल फंड्स के पास बेइतिहास पैसा आ रहा है, अब वो एक्स्ट्रा डेल्टा के लिए दे आर गोइंग टू गो इनटू सम हायर रिस्क और उस कारण से मिड कैप में जो वैल्यूएशन है वो अब काफी फ्रॉथी हो गए हैं। तो वी वुड से यहाँ पे आप अच्छी तरह से बुक कीजिए अक्रॉस द बोर्ड। और सर्टन अदर सेक्टर्स जैसे बैंक्स हो गए या मेटल्स हो गए, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशन अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्राइस इन कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन आई थिंक द वैल्यूएशंस आर नाउ फेयरली स्ट्रेस्ड। सो अक्रॉस द बोर्ड वी वुड रेकमेंड के यहाँ 92, 92.5, 100, 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट, बट आपके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। हम अभी भी सोचते हैं 10,000 का इंडेक्स जरूर आएगा अगले 2-3 महीने में, लेकिन अभी आपको यहाँ से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एक खबर आ रही है कि कर्नाटका बैंक में जो ICICI बैंक ने 1% हिस्सेदारी ली थी, ये खबर कल सबके सामने आई थी। ICICI बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आ गया है कि दरअसल उन्होंने अपने कुछ ब्रोकर क्लाइंट्स के बिहाफ पर ये पोजीशंस बनाई है। तो ऐसा नहीं कि ICICI बैंक कर्नाटका बैंक को खरीदना चाहता है और इसलिए उन्होंने ये हिस्सेदारी खरीद ली 1% की, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये क्लैरिफिकेशन इस समय आता हुआ और देखिए तेजी से कर्नाटका बैंक करेक्ट होता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। डेज लो पर पहुंचता हुआ एफएनओ में टॉप 3 लूजर्स में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है। कल अच्छी तेजी और आज एक बढ़िया करेक्शन। ये तो होना ही है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने नहीं खरीदा, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए खरीदा और जब उनके क्लाइंट्स के लिए खरीदा जाए और वो फंडिंग वाली पोजीशन हो तो वो उनके अकाउंट में दिखती है, तो जाहिर सी बात है कि जब शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगा तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम आएगा क्योंकि उनके अकाउंट में शेयर पड़े हैं। अगर उन्होंने फाइनेंस किया तो वो अपने शेयर अकाउंट में शेयर रखेंगे और यही वजह कि लोगों को ये लगा शायद कल की आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदारी की और इसमें काफी कुछ पढ़ने समझने की कोशिश की है। बसंत साहब, अब जब ये क्लैरिफिकेशन आ गया आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कि उन्होंने खरीदारी नहीं की है, क्या कहेंगे? कर्नाटक बैंक के लिए निकल जाने का मौका है? हाँ, श्योरली ये जो छोटे मझोले प्राइवेट बैंक्स हैं इनमें बहुत ज्यादा बेतिहाज तेजी आ चुकी है, चाहे वो डीसीबी हो चाहे वो केवीबी हो, जो हम काफी एक्टिवली इनमें बाइंग कर रहे थे। हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे कर्नाटक बैंक स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें आज नहीं 5-7 साल हो गए मुझे ट्रैक करते, हमेशा कोई ना कोई बाय आउट की बात आती है। आई डोंट थिंक इसमें कोई बाय आउट या मर्जर की बात आएगी। आई थिंक देयर आर स्ट्रांग हैंड जो खरीद रहे हैं, बट आई वुड से दोज आर पोर्टफोलियो बाइज। इसमें हम नहीं सोचते कि कोई ऐसा बड़ा बैंक अभी इसमें इतना जल्दी इंटरेस्ट होएगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट इन दिस स्टॉक। बिल्कुल, तो मुनाफा है तो वसूल लीजिए, ये सही समय है भसीन साहब आपको कह रहे हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स में आज देखिए क्या गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल बाजार की जो गिरावट को लीड कर रहा है वो बैंक निफ्टी कर रहा है 100 पॉइंट नीचे, और अब आप देखिए एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर हो गए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो संकेत दे रहा है कि गिरावट और गहरा सकती है भारतीय बाजारों में। पावर सेक्टर और खासतौर पर अडानी ग्रुप के ऊपर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल देखिए 15% गिरा अडानी पावर, आज भी 5% की और कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। कल के ऑर्डर ने कितनी मुश्किल में डाल दिया है अडानी पावर को। भसीन साहब, यहां पर क्या कॉल है? इस शेयर में भी बेनतहा तेजी देखने को मिली थी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा वैल्यू पिक था, शेयर हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, लेकिन ये एक सेटबैक है। और ये भी लेके चलिए कि टाटा पावर से ज्यादा अडानी की बैलेंस शीट बहुत लीवरेज है और उसको जो उसकी लोन रीपेमेंट है, उसकी जो कोलैटरल है, उस पर काफी दबाव पड़ेगा। हमारा ये रुझान है इसमें जो भी रैली मिले बेचनी चाहिए। अगर आपको पावर में रहना है तो हम अभी भी सोचते हैं कुछ यूटिलिटीज लाइक कलकत्ता इलेक्ट्रिक और रिलायंस इंफ्रा और टोरेंट पावर, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पीक सीजन होने की वजह से ये अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिड में जाना है तो पावर ग्रिड बहुत अच्छा है, और सोल सप्लायर में जाना है तो एनटीपीसी एज अ प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी काफी पीएलएफ उसका 73 एंड अबव है, तो वहां से उसको भी फायदा हो सकता है। बट हम सबसे ज्यादा यहाँ पे रुझान रखेंगे पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स में, तो एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये 3 हमारे टॉप पिक्स हैं इवन एट दीज लेवल्स। इंटरेस्टिंग स्टॉक बोला सीईएससी जो कल सुर्खियों में भी था कि अब मई तक ये अपनी रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर लेंगे और अगले नतीजों के साथ मेरे ख्याल से पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग सामने आ जाएगी। शायद डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को अलग करने वाले हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को। क्या कुछ हो सकता है इस रिस्ट्रक्चरिंग में, और सीएससी को लेकर आपकी क्या टारगेट्स हैं? हाँ, सीएससी हमारा एक्चुअली एज अ डिस्क्लोजर 650 से हम इस पे बहुत पॉजिटिव हैं, और हमें लगता था जो डीमोनेटाइजेशन का जो एक बोगी आया था उससे ये बहुत बेनिफिट किया यूटिलिटी कंपनी में। और अगर अपनी रिस्ट्रक्चरिंग अच्छी करें तो आई थिंक दे कैन हैव मैनीफोल्ड बेनिफिट्स एज फार एज द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स गो। हमारा लक्ष्य इसमें साल के एंड तक 1000 रुपए का है। टोरेंट पावर पे भी हमारी पॉजिटिव कवरेज है, वहां हम 275 रुपए कहते हैं, और रिलायंस इंफ्रा हमारे हिसाब से 750 रुपए तक का भाव जा सकता है। ओके, अच्छा कल इन्फी के नंबर्स आने वाले हैं, सबको इंतजार है, पहले ही गिर चुका है, एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं। कुछ लोगों को बायबैक को लेकर एक्सपेक्टेशंस अभी भी बरकरार हैं पॉजिटिव साइड पर। इन्फोसिस को नतीजों से एक दिन पहले कैसे अप्रोच करना चाहिए भसीन साहब, आप बताइए, और आपकी राय इस सेक्टर पर भी हमसे शेयर करें। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि इन्फोसिस तो हमारे लिए एक सेल हो गया है, क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी है वो ये बताती है कि जो कैश ऑन बैलेंस शीट है उसका सही उपयोग हो नहीं सकता है। इतनी जब रेटरिक रहेगी और ट्रेजरी गेन्स जो आने हैं वो काफी कम आएंगे, तो हमारे हिसाब से रिजल्ट्स विल बी वीक, और उसको मास्क करने के लिए आप बायबैक जरूर देंगे, बट वो बायबैक एक फ्लोर प्राइस बांध देगा। आई डोंट सी इसमें कोई ग्रोथ आने वाली है अगले साल के लिए एटलीस्ट। हमारे हिसाब से इन्फोसिस से निकलिए कोई भी रैली में। अगर आपको आईटी में ही रहना है तो माइंडट्री और विप्रो में भी बेटर बेट्स, लेकिन हम सोचते हैं उसके अलावा इतना ज्यादा आपके पास पूरा पोर्टफोलियो है, चाहे
चाहे बैंक्स हो, चाहे पावर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां विजिबिलिटी और आउटलुक बहुत अच्छी है और जहां वैल्यूएशन भी कंफर्ट देते हैं। सो आईटी सेक्टर हमारे लिए अंडरवेट है, इसलिए भी कि हेमंत जो रुपया एक आपका टेलविंड था वो अब हेडविंड है, और जो आगे जो जाते हुए H1 वीजा और जो ट्रम्प की रेटरिक है उसमें कोई कंफर्ट नहीं दिख रहा हमें। ओके, तो ये राय है आपके लिए। इस बीच 9200 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी 140 अंकों का नुकसान, सेंसेक्स में आधा % की कमजोरी और मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1% का नुकसान है। बैंक निफ्टी 125 अंक कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो गिरावट थोड़ी गहराती हुई नजर आ रही है। और जो मजबूत है बैंकिंग शेयर, फिर सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर कर ली जाए। बसीन साहब, चूंकि आप कह रहे हैं कि चौतरफा बिकवाली होनी है, तो दोनों ही तरह के बैंक्स बेचे जाएं, और साथ ही एनबीएफसी भी जो काफी भागे हुए हैं, क्या सब जगह प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? हाँ, क्योंकि आपने अनिल ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें प्राइस इन किए हैं। कोई भी रिजल्ट्स में थोड़ा सा एस्टिमेट से बिलो आए तो आई थिंक उसमें कॉशन आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। आप ये लेके चलिए कि डीमोनेटाइजेशन के लिए जो पहला लास्ट क्वार्टर था वो बहुत अच्छे रिजल्ट थे, और हमें लगता है उसका कुछ रेजिडुअल पोर्शन इस क्वार्टर में जरूर प्ले आउट करेगा, वेदर इट्स सम ऑफ द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जहां ट्रेजरी गेन्स में ऑलरेडी हैव पीक, या आगे जाते हुए कुछ मटेरियल या सीमेंट स्टॉक्स हैं जहां थोड़ा सा दबाव रह सकता है ऑन द वॉल्यूम फ्रंट। ओके, तो ये है राय आपके लिए बैंकिंग शेयरों पर एनबीएफसी में मुनाफा वसूली करें, ये कह रहे हैं बसीन साहब। और अगर आप बसीन साहब को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो उनकी राय बेहद साफ है, ये बाजार है महंगा और चिंताएं हैं ज्यादा, नतीजे अच्छे आने की संभावनाएं कम और ग्लोबल मार्केट्स का भी डर। तो प्रॉफिट बुकिंग करें, इंतजार करें 8700 के आसपास जब आएगा निफ्टी तब फिर से करेंगे खरीदारी। शुक्रिया बसीन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर, सेक्टर पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के। 9200 के नीचे फिसला है निफ्टी, लेकिन अब भी 9175 के अहम लेवल के ऊपर है। रिकवरी होगी या कमजोरी बढ़ेगी है बड़ा सवाल बाकी है, जिसका लेंगे जवाब आगे। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते सोना और कच्चा तेल दोनों ही उफान पर हैं, तो इनको आज आपको घरेलू बाजार में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बताएंगी प्रियंका संभव। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।